तो आज के इस विश्लेषण में हम दिल्ली सल्तनत के उस बेहद नाटकीय 320 वर्षों के इतिहास पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1206 से पहले की बात करें तो भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं थी और लगातार होने वाले हमलों ने एक अजीब सी अस्थिरता पैदा कर दी थी। फिर आता है 1206 का साल और यहां से 1526 तक भारत की राजनीति, संस्कृति और वास्तुकला में ऐसे बदलाव आए जिनकी छाप आज भी साफ दिखाई देती है। ये केवल राजाओं, तलवारों और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बिल्कुल नई और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के जन्म की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले इस विश्लेषण की रूपरेखा पर एक नजर डालते हैं। इसे हम 6 मुख्य भागों में समझेंगे। पहला, 5 राजवंश। दूसरा, ऐबक नींव। तीसरा, इल्तुतमिश सुदृढ़ीकरण। चौथा, प्रमुख प्रशासनिक सुधार। पांचवा, प्रारंभिक सल्तनत वास्तुकला। और अंत में छठा, सैन्य निर्णायक मोड़। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे इन शुरुआती शासकों ने एक इतने बड़े साम्राज्य का ढांचा खड़ा किया। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 5 राजवंश। आइए इसे एक व्यापक नजरिए से देखते हैं। इस कालक्रम को ध्यान से देखिए। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। इन 320 सालों में सत्ता 5 अलग अलग राजवंशों के हाथों में रही। इसमें खिलजी वंश का समय सबसे छोटा था, केवल 30 साल, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। उन्होंने कठोर नीतियों से साम्राज्य को एक जबरदस्त सैन्य ताकत दी। वहीं दूसरी तरफ तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक, यानी 94 वर्षों तक राज किया और साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैला दिया। और फिर इस पूरी श्रृंखला के अंत में 1526 में आते हैं मुगल, जिनके उदय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का ये लंबा अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ऐबक सल्तनत की नींव। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी सच में किसी हैरान करने वाले किस्से जैसी है। सोचिए, एक इंसान जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो अपनी काबिलियत के दम पर शासक बन बैठता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐबक ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। उसने खुद को हमेशा एक सिपह सालार या कमांडर ही माना। उसने दिल्ली के बजाय लाहौर से शासन चलाया ताकि उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। वो इतना उदार था कि लोग उसे लाख बख्श कहते थे, यानी लाखों का दान देने वाला। उसे कुरान ख्वाह भी कहा जाता था क्योंकि उसे पूरी कुरान जुबानी याद थी। उसने मूल रूप से एक कार्यवाहक की तरह नींव रखी, लेकिन 1210 में चौगान, जिसे हम आज पोलो कहते हैं, खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण अचानक उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक की अचानक मौत के बाद साम्राज्य डगमगाने लगा था और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, इल्तुतमिश और साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। अक्सर ये सवाल उठता है कि जब नींव ऐबक ने रखी तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? इसका जवाब उसकी नेतृत्व शैली में छपा है। जहां ऐबक लाहौर से कमांडर की तरह काम कर रहा था, इल्तुतमिश ने 2 मास्टर स्ट्रोक खेले। पहला, उसने राजधानी को हमेशा के लिए लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, और दूसरा, 1229 में उसने बगदाद के खलीफा से एक मान्यता पत्र हासिल कर लिया। ये कोई आम चिट्ठी नहीं थी। इसने इल्तुतमिश को कानूनी रूप से एक स्वतंत्र और संप्रभु सुल्तान का दर्जा दे दिया। उसने साबित कर दिया कि वो किसी का अधीनस्थ नहीं बल्कि एक पूर्ण शासक है। तो राज्य तो बन गया, लेकिन इसे चलाया कैसे जाए? हमारा चौथा भाग इसी पर है, प्रमुख प्रशासनिक सुधार। जरा उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। इतनी बड़ी सेना को हर महीने नकद वेतन देना लगभग असंभव था, है ना? यहीं इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली लागू की। इसमें अधिकारियों को वेतन में पैसे नहीं बल्कि जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था। इस जमीन के मालिक को इक्तेदार कहते थे। उसका काम था उस जमीन से टैक्स वसूलना, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना और उसी पैसे से सुल्तान के लिए एक सेना तैयार रखना। ये तरीका बहुत ही शानदार था, जिसने पूरे साम्राज्य में एक विकेंद्रीकृत लेकिन मजबूत प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं सियासत की। इल्तुतमिश बहुत दूरदर्शी था। उसे पता था कि गद्दी बचानी है और विद्रोहों को रोकना है तो एक वफादार टीम चाहिए। इसलिए उसने तुर्काने चहलगानी या चालीसा का गठन किया। ये 40 सबसे योग्य और वफादार तुर्क सरदारों का एक बेहद ताकतवर समूह था। ये लोग साम्राज्य की रीढ़ बन गए। हालांकि ये भी सच है कि इल्तुतमिश के बाद यही समूह इतना ताकतवर हो गया कि वे तय करने लगे कि गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं। प्रशासन के साथ साथ इल्तुतमिश ने अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान दिया। उसने व्यापार को एक नई दिशा देने के लिए शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए। चांदी का सिक्का कहलाया टंका और तांबे का जीतल।
ये सिक्के केवल लेन देन के लिए नहीं थे, ये एक सार्वभौमिक मुद्रा थे जो ये दर्शाते थे कि अब ये साम्राज्य आर्थिक रूप से भी पूरी तरह स्वतंत्र और मानकीकृत है। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें भाग की तरफ, प्रारंभिक सल्तनत वास्तुकला। वास्तुकला की बात हो और कुतुब मीनार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिलचस्प बात यह है कि ये मीनार अपने आप में दिल्ली सल्तनत का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। इसे किसी एक शासक ने नहीं बनाया। ऐबक ने इसे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में शुरू तो किया, लेकिन वो सिर्फ पहली मंजिल ही बनवा पाया। फिर इल्तुतमिश ने इसे आगे बढ़ाया और 3 और मंजिलें जोड़ी, और सालों बाद जब मीनार को नुकसान पहुंचा तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और एक और मंजिल जोड़ दी। ये इमारत सच में सल्तनत की निरंतरता की कहानी बयां करती है। ये शुरुआती इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थीं, ये भारत में एक नए सांस्कृतिक और राजनीतिक युग की घोषणा थीं। ऐबक द्वारा बनवाई गई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा इसका बेहतरीन उदाहरण है। सबसे बड़ी बात, इन इमारतों के साथ भारत में गुंबद और मेहराब यानी डोम और आर्च बनाने की शुरुआत हुई। इससे इमारतों के अंदर बिना खंभों के बहुत बड़ी और खुली जगह बनाना मुमकिन हो गया, जो आगे चलकर वास्तुकला का एक बिल्कुल नया पैमाना बन गया। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, सैन्य निर्णायक मोड़। जाहिर है बिना तलवार और सटीक रणनीति के ये सब मुमकिन नहीं था। इस पूरी टाइमलाइन को देखिए। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से हार मिली, लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी घुड़सवार रणनीति बदली और 1192 के दूसरे युद्ध में जीत दर्ज कर मुस्लिम शासन की नींव रखी। फिर 1194 का चंदावर का युद्ध और 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध, जिसने सल्तनत को अंदरूनी खतरों से बचाया। और अंत में देखिए 1526 का पानीपत का युद्ध, जिस युग की शुरुआत तेज घोड़ों से हुई थी, उसका अंत बाबर की तोपों से हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत का अध्याय हमेशा के लिए बंद कर दिया। सैन्य जीत के मामले में इल्तुतमिश की खूबी केवल इलाके जीतना नहीं था, बल्कि साम्राज्य को बचाना भी था। उसने 1216 में यलदौज को हराकर दिल्ली के सिंहासन के आंतरिक खतरे को जड़ से खत्म कर दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी पता है? 1220 के दशक में जब खूंखार चंगेज खान अपनी मंगोल सेना के साथ भारत की सरहदों तक आ पहुंचा था, तब इल्तुतमिश ने कमाल की कूटनीति दिखाई। उसने चंगेज खान के दुश्मन को शरण देने से साफ इनकार कर दिया और इस तरह भारत को मंगोलों के महाविनाश से बचा लिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, यदि ऐबक ने एक बीज बोया और इल्तुतमिश ने इस दिल्ली सल्तनत का इंजन तैयार किया, तो इन शुरुआती प्रशासनिक ढांचों ने सदियों बाद मुगलों के उत्थान और पतन को कैसे तय किया। आज हमने देखा कि कैसे 320 सालों के इस शासन ने पूरे उपमहाद्वीप के प्रशासनिक डीएनए को हमेशा के लिए आकार दिया। एकता प्रणाली से लेकर वास्तुकला के नए गुंबदों तक जो जमीन इन शुरुआती सुल्तानों ने तैयार की थी, उसी पर मुगलों ने अपना भव्य साम्राज्य खड़ा किया। इतिहास सच में सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक दौर का दूसरे दौर से जुड़ने का खूबसूरत सिलसिला है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी।